कहते हैं दौलत संभालना उसे कमाने से भी मुश्किल होता है, खासकर जब ईगो, लग्जरी और पावर साथ चलने लगे, क्योंकि एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म। हाँ, अगर फैसले गलत हो तो दुनिया के सबसे अमीर लोग भी सब कुछ गवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पैसे वाले लोगों की जिनके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे लिए कि सब कुछ हाथ से फिसलता चला गया। कभी कभी पैसा होना सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि जब पैसा बेहिसाब होता है तो गलतियां भी उसी स्केल पर होने लगती है। ख्वाब बिखर जाते हैं, कंपनियां डूब जाती है और अरबों की दौलत मिट्टी में मिल जाती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे जब अरबपतियों ने पैसा बर्बाद कर दिया। अगर आप ऐसी अनसुनी और सच्ची कहानियां जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें एलिवेट विद वेदांत को, जहाँ हर वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। मैं हूँ वेदांत और आज की कहानी है उन अमीरों की जिन्होंने पैसा कमाया भी और खुद ही उसे बर्बाद भी कर दिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस शख्स से जिसे कभी भारत का सबसे रंगीन और रॉयल बिजनेसमैन माना जाता था, विजय माल्या, किंग ऑफ गुड टाइम्स से मोस्ट वांटेड तक। एक समय था जब विजय माल्या को भारत का सबसे स्टाइलिश बिजनेसमैन कहा जाता था। उनकी पार्टियां, लग्जरी याचेस, फैशन शोज और बॉलीवुड से नजदीकियां, सब कुछ फिल्मी लगता था, लेकिन असली कहानी कहीं और चल रही थी। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी, एक लग्जरी फ्लाइट एक्सपीरियंस देने के इरादे से। ज्यादा स्पेस, अच्छा खाना, ग्लैमरस ब्रांडिंग, लेकिन कोई प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं था। वो रूट्स जहाँ कम पैसे में उड़ाना था, वहाँ उन्होंने महंगे प्लेन्स भेजे। धीरे धीरे एयरलाइंस को घाटा होने लगा। किंगफिशर को बचाने के लिए विजय माल्या ने बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लिया, लेकिन पैसा एयरलाइंस में कम, पार्टियों और लाइफस्टाइल में ज्यादा उड़ाया गया। एक समय पर किंगफिशर एयरलाइंस पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका था। जब हालात बिगड़ने लगे तो वो देश छोड़कर यूके भाग गए और अब वो 2016 से यूके में ही रह रहे हैं और भारत उन्हें इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर चुका है। एक्स्ट्राडिशन की कोशिशें चल रही है, लेकिन अब तक लंदन की अदालतों में केस अटका हुआ है। उन्होंने कुछ पैसा चुकाया भी है, लेकिन पूरी रकम नहीं। इनसे हमें ये सीख मिलती है कि पैसा और पावर अगर बिना समझदारी के इस्तेमाल हो तो डाउनफॉल तय है। माइक टायसन, बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। उन्होंने 80s और 90s में जितनी स्पीड से मुक्के मारे उतनी ही तेजी से पैसे भी उड़ाए। माइक टायसन ने अपने करियर में लगभग $300 मिलियन कमाए, लेकिन उनका खर्चा उससे कई ज्यादा था। एक्सोटिक टाइगर्स, महंगी गाड़ियां, बेतुके शौक। एक बार उन्होंने गोल्डन बाथटब खरीदी जिसकी कीमत थी $2 मिलियन। रोजाना की पार्टियां, फालतू खर्चे और गलत एडवाइजर्स ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया। डाइवोर्स सेटलमेंट्स और टैक्स का बोझ अलग। उन्होंने 2003 में बैंकरप्सी फाइल कर दी, लेकिन अब माइक टायसन ने अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाया है। अब वो पॉडकास्ट होस्ट करते हैं और ओकेजनल बॉक्सिंग मैचेस भी कर चुके हैं, लेकिन आज भी उनके पास पहले से ज्यादा पैसा नहीं है। और वो खुद कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी उड़ाया उसका पछतावा है, लेकिन उससे मैंने सीखा। इससे हम ये सीख सकते हैं कि कमाई चाहे कितनी भी हो, अगर समझदारी ना हो तो सब कुछ खत्म हो सकता है। एडम न्यूमन, एक टाइम पर सिलिकॉन वैली का राइजिंग स्टार। उनकी कंपनी वीवर्क को एक रिवॉल्यूशनरी वर्कस्पेस स्टार्टअप माना जाता था। एडम ने वीवर्क की शुरुआत 2010 में की थी। आइडिया था शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस जो फ्रीलांसर, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को एक प्रीमियम जगह दे। कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन एडम की अप्रोच हॉलीवुड जैसी थी। ऑफिसेस में बियर टेप्स, योगा क्लासेस और लैविश इंटीरियर। कंपनी ने करोड़ों खर्च कर दिए सिर्फ ब्रांडिंग और पार्टीज में। फिर जब 2019 में वीवर्क ने आईपीओ लाने की कोशिश की, तब लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल्स और एडम की डिसीजन मेकिंग के बारे में असली बातें पता चली। एडम कंपनी से पर्सनल प्रॉपर्टीज खरीद रहा था। उसका कंपनी पर पूरा कंट्रोल था बिना जवाबदेही के। अरबों डॉलर की वैल्यूएशन एक झटके में धूल हो गई। आईपीओ कैंसिल हुआ। सॉफ्टबैंक ने एडम को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया और अरबों की फंडिंग भी पीछे हट गई। मगर अब एडम न्यूमैन की स्थिति क्या है? एडम ने वीवर्क से एग्जिट करके लगभग $1.7 बिलियन का पैकेज लिया। हाँ, उन्होंने खुद को बचा लिया, लेकिन कंपनी वीवर्क ने 2023 में बैंकरप्सी फाइल कर दी। आज एडम फिर से फ्लो नाम की कंपनी शुरू कर चुके हैं, लेकिन वीवर्क जैसी क्रेडिबिलिटी वापस पाना आसान नहीं। एडम हमें सिखाते हैं कि विजन जरूरी है, लेकिन अगर वो जमीन से जुड़ा ना हो तो सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कहानी कौन सी लगी। और अब बात करते हैं उन चेहरों की जो और भी बड़े स्केल पर फेल हुए। कुछ ने अपनी कंपनी की साख गंवाई तो कुछ ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसा दाव चला जो उल्टा पड़ गया। आइक बतिस्ता, एक और नाम जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आइक बतिस्ता ब्राजील के अरबपति थे। 2012 में वो दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान थे। नेटवर्थ लगभग $30 बिलियन।
आइक ने ऑयल, गैस और माइनिंग कंपनियों में पैसा लगाया। वो ब्राजील का पहला ट्रिलियनर बनना चाहते थे, लेकिन जिन ऑयल वेल्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया वहाँ से उतना तेल निकला ही नहीं। कंपनियों के प्रोडक्ट्स बार बार डिले होते रहे। उन्होंने शेयर मार्केट में खुद की कंपनियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। जब इन्वेस्टर्स को सच पता चला तो उनकी कंपनियों के शेयर्स गिरने लगे। उनकी कंपनी OGX का शेयर प्राइस लगभग 99% तक गिर गया। 2013 तक आइक की नेटवर्थ 0 हो चुकी थी और उसके बाद उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग और करप्शन के केस में सजा मिली। वो जेल में भी गए और अब हाउस अरेस्ट पर है। एक समय पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक आज कानूनी केस और बदनामी से जूझ रहे हैं, जो कि हमें सीख देते हैं कि जब आपका भरोसा सिर्फ सपनों पर हो और जमीन पर काम न हो तो पैसा हवा हो जाता है। मार्क जुकरबर्ग, एक ऐसा नाम जो फेसबुक से दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क का सिंबल बन गया है, लेकिन 2021-22 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे बिलियंस डूब गए। अक्टूबर 2021 में उन्होंने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया। उनका दावा था कि मेटावर्स यानी वर्चुअल रियलिटी की दुनिया ही भविष्य है। कंपनी ने मेटावर्स में $36 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन मेटा का होराइजन वर्ल्ड्स प्रोजेक्ट एक फ्लॉप साबित हुआ। लो यूजर्स, पुअर ग्राफिक्स और अनक्लियर पर्पस ने सब कुछ डुबो दिया। इन्वेस्टर्स का भरोसा हिल गया। मेटा के शेयर्स 2022 में लगभग 70% तक गिर गए। इतनी बड़ी गिरावट फेसबुक के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। मगर फिर उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया और कॉस्ट कटिंग, ले ऑफ्स और AI पर फोकस किया। आज मेटा वापस धीरे धीरे संभल रहा है, लेकिन मेटावर्स अब एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जाता है। ये हमें सिखाता है कि हर भविष्य की तकनीक पर ब्लाइंड फेथ करना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को हम US के प्रेसिडेंट के रूप में जानते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक बिजनेसमैन थे और काफी कंट्रोवर्शियल भी। ट्रंप ने कई बिजनेस वेंचर्स शुरू किए, ट्रंप एयरलाइंस, ट्रंप वोडका, ट्रंप यूनिवर्सिटी, ट्रंप कैसीनोज। इनमें से ज्यादातर फ्लॉप हो गए। उन्होंने खुद को सक्सेसफुल रियल एस्टेट टाइकन दिखाया, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने 1991 से 2009 के बीच अपनी कंपनियों के लिए 6 बार बैंक्रप्सी फाइल की। अटलांटिक सिटी का ट्रंप ताजमहल एक बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन ओवर बजट और अंडर परफॉर्मेंस की वजह से वो प्रोजेक्ट भी डूब गया। कर्ज इतना हो गया था कि ट्रंप को अपनी कंपनी का कंट्रोल भी छोड़ना पड़ा। फिर राजनीति में आने के बाद उन्होंने खुद को एक नया नैरेटिव दिया, लेकिन आज भी कई लोग उन्हें बिजनेस एथिक्स के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। उनकी कंपनियां लॉसिट और फाइनेंशियल ऑडिट से गुजरती रहती है। क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बातें पता थी? नीचे कमेंट में बताइए। तो हम इनसे ये सीख सकते हैं कि ब्रांडिंग और रियलिटी में फर्क होता है और ये फर्क करोड़ों का नुकसान कर सकता है। सिलिकॉन वैली की एक और चमकती हुई स्टार एलिजाबेथ होम्स, उसने दावा किया कि थेरानोस नाम की उनकी कंपनी एक ऐसा मिशन बना रही है जो सिर्फ एक बूंद खून से सैकड़ों टेस्ट कर सकती है। इन्वेस्टर्स ने अरबों लगा दिए। वॉलग्रीन्स जैसे बड़े नामों ने थेरानोस को सपोर्ट किया। कंपनी की वैल्यूएशन $9 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन 2015 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें थेरानोस की पूरी टेक्नोलॉजी को फेल बताया। जांच हुई और साफ हुआ कि मशीन कभी काम नहीं करती थी और फिर उसे 2022 में 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई। थेरानोस बंद हो चुकी है और इन्वेस्टर्स का पैसा पूरी तरह डूब गया है। एलिजाबेथ हमें सिखाती है कि तकनीक पर भरोसा करो, लेकिन ब्लाइंडली नहीं, और एथिक्स को कभी नजरअंदाज मत करो। हॉवर्ड स्कल्स, स्टारबक्स के विजनरी CEO। अगर आपको इनके और स्टारबक्स के बारे में और जानना हो तो यहाँ क्लिक करके मेरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। तो जब हॉवर्ड स्कल्स ने ऑस्ट्रेलिया में स्टारबक्स लॉन्च किया तो उन्होंने वहाँ की कॉफी संस्कृति को इग्नोर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई लोग लोकल कैफेज और पर्सनलाइज्ड कॉफी पसंद करते थे, लेकिन स्टारबक्स ने वहाँ मेस मार्केट स्ट्रेटेजी अपनाई। जल्दी ही लोगों ने इंटरेस्ट खो दिया। 2008 तक स्टारबक्स को 61 में से 60 स्टोर्स बंद करने पड़े। आज स्टारबक्स ने फिर से धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में वापसी की है, लेकिन कॉशियस अप्रोच के साथ। हॉवर्ड स्कल्स ने खुद माना कि हमने बाजार को समझे बिना लॉन्च कर दिया, जो कि हमें सिखाते हैं कि हर जगह एक ही स्ट्रेटेजी नहीं चलती। लोकल कल्चर को समझना जरूरी है। और अब जब हम इन सभी कहानियों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात और भी साफ हो जाती है, पैसा होना सफलता नहीं है और शोहरत मिलना समझदारी नहीं है। कई बार इंसान इतना ऊपर चला जाता है कि उसे जमीन दिखाई नहीं देती। वो उड़ता रहता है और जब गिरता है तो सिर्फ वो नहीं टूटता, उसके साथ उसका सपना, उसकी टीम और कई मासूम इन्वेस्टर्स भी टूट जाते हैं। माइक टायसन की बर्बादी सिर्फ उसकी नहीं थी। विजय माल्या के फैसले ने लाखों कर्मचारियों को सड़क पर ला दिया और एलिजाबेथ होम्स की झूठी कहानी ने साइंस की क्रेडिबिलिटी को भी चोट पहुंचाई। और यही वजह है कि जब भी हम अरबपतियों की चमकती जिंदगी देखते हैं तो उनके पीछे छिपे डिसीजंस को भी समझना चाहिए, क्योंकि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कुछ अधूरी कहानियां भी होती है। और यही अधूरी कहानियां हमें सिखाती है कि दौलत कितनी भी हो, अगर सोच में संतुलन नहीं तो एक एम्पायर खड़ा करके भी उसे खुद अपने हाथों से गिराया जा सकता है। अब सवाल आपसे है कि आपने कभी ऐसा कोई फैसला लिया है जो आपको आज भी भारी लगा है, या
किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ गवा दिया? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और को रास्ता दिखा दे। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहाँ पैसे की ताकत और उससे जुड़े लोगों की कहानियां आपस में टकराती है, तो एक वीडियो आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, जो कि है धीरू भाई अंबानी की सक्सेस जर्नी, जहाँ मैंने ये बताया है कि कैसे आज इंडिया के सबसे रिचेस्ट फैमिली की शुरुआत इन स्ट्रगल से हुई थी। इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि यहाँ हम कहानियों से सीखते हैं और सोच से ऊपर उठते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी बात, सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद।